हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। देखिए, कनिष्क के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ये आपकी जो पहली यूनिट है, इसका लास्ट टॉपिक है कुषाण शासक कनिष्क। ठीक है, तो कनिष्क की विजय उपलब्धियों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन जो जनरली आता है वो इस तरह से आता है कि कनिष्क की विजय उपलब्धियों का वर्णन करें। एक तो ये तरीका हो गया क्वेश्चन का। दूसरा हो गया कि कनिष्क की सफलताओं का वर्णन करें। अब सफलताओं में केवल विजय सफलताएं नहीं, बहुत सी अन्य सफलताएं आती हैं। और क्वेश्चन इस तरह से भी इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कनिष्क युद्ध में भी महान था और कला में भी इसका उल्लेख करें। तो इस तरह से अलग अलग तरीकों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो विजय सफलताओं के बारे में तो आपने जान लिया कि एक महान विजेता था, उसका जो साम्राज्य था वो मध्य एशिया का इतना बड़ा भाग किसी भी भारतीय शासक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था जितना कि कनिष्क के साम्राज्य में सम्मिलित था। आप ये देखिए, उसके साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में बुखारा से लेकर और दक्षिण में उज्जैन तक, और पूर्व में पाटलिपुत्र से लेकर और दक्षिण में हिलमंद नदी तक जो है फैली हुई थी। इतना बड़ा साम्राज्य, यानी कनिष्क के शासनकाल में कुषाण साम्राज्य की सीमाएं अपने चरमोत्कर्ष पर, चरम शिखर पर पहुंच गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं, कनिष्क न केवल एक महान विजेता था बल्कि एक कुशल प्रशासक भी था। पहली बात तो ये कि उसकी शक्तियां किसी भी तानाशाह से कम नहीं थी, लेकिन उसने कभी भी अपनी इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया, हमेशा जनता की भलाई के लिए। उसका प्रमुख उद्देश्य था प्रजा का कल्याण करना। अपने प्रशासन की सुविधा के लिए, यानी प्रशासन चलाने के लिए, उसने अपने साम्राज्य को अनेक प्रांतों में बांटा हुआ था। इन प्रांतों को क्षत्रपीज कहा जाता था, क्षत्रपीज या क्षत्रप कहा जाता था। और जो इनके गवर्नर होते थे उन्हें क्षत्रप या महाक्षत्रप की उपाधि दी गई थी। ठीक है, क्षत्रपी जो होती थी ना, वो तो होता था प्रांत। क्षत्रप जो होता था वो प्रांत का गवर्नर होता था, या उसे महाक्षत्रप भी कहा जाता था। उसका जो कर्तव्य होता था, प्रमुख कर्तव्य, वो अपने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था लागू करता था या बनाए रखता था। ठीक है, और अपने सभी कार्यों के लिए जो क्षत्रप या महाक्षत्रप होता था वो सम्राट के प्रति उत्तरदायी था, यानी कनिष्क के प्रति उत्तरदायी था। देखिए, कनिष्क की जो प्रशासनिक सफलताएं हैं उनका इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कनिष्क के शासनकाल में कभी भी जनता ने कोई विद्रोह नहीं किया। जनता उसके काल में बहुत समृद्ध थी। तब कि आपने देखा कि मौर्य शासकों के काल में तो प्रांतों में विद्रोह हुआ था। तो कनिष्क न केवल एक महान विजेता था बल्कि एक उतना ही महान शासन प्रबंधक भी था। अगली जो उसकी अचीवमेंट है हम उसके बारे में बात करते हैं, और वो है बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में। देखिए, बहुत से भारतीय शासक बौद्ध धर्म के संरक्षक हुए। जैसे पीछे आपने पढ़ा अशोक के बारे में। अशोक वॉज ए पैट्रन ऑफ बुद्धिज़्म, वॉज ए ग्रेट पैट्रन ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म का उसने कितना प्रचार प्रसार किया, कितना फैलाया। लेकिन बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने में कनिष्क का भी बहुत बड़ा योगदान था। बल्कि मैनी हिस्टोरियंस कंसिडर कनिष्क एज अ सेकंड अशोक। कई इतिहासकार कनिष्क को दूसरा अशोक भी मानते हैं। दूसरे अशोक की उपाधि भी उसको दी गई है, उसकी बौद्ध धर्म के प्रति जो बहुमूल्य सेवाएं हैं उनको देखते हुए। सबसे पहले तो उसने बौद्ध धर्म में समय अनुसार वांछित सुधार किए, बौद्ध धर्म को पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया। आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म की चौथी महासभा का जो आयोजन हुआ था वो कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था। जैसे अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म की तीसरी महासभा का आयोजन हुआ था 251 ईसा पूर्व में, ऐसे ही कनिष्क ने चौथी बौद्ध महासभा बुलाई थी
कश्मीर में कुंडलवन नामक स्थान पर 120 ईस्वी में। और यही वो सभा थी जिसमें हीनयान और महायान दो प्रकार के संप्रदायों में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया था। कनिष्क वॉज अ फॉलोवर ऑफ महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। तो चौथी महासभा बुलाने के अतिरिक्त उसका जो योगदान था कि उसने समूचे साम्राज्य में बौद्ध विहारों और मठों का निर्माण करवाया। बौद्ध विहार जहाँ बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी रहते थे, उनके निवास स्थान, और मठ यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहाँ पर वो शिक्षा दिया करते थे या शिक्षा अर्जित किया करते थे। इसके अतिरिक्त कनिष्क ने महात्मा बुद्ध और बोधिसत्वों की सुंदर मूर्तियों का भी निर्माण करवाया। साथ ही साथ उसने बौद्ध साहित्य को भी साहित्य की रचना को भी प्रोत्साहन दिया। उसने बहुत से बौद्ध विद्वानों को अपने दरबार में रखा। तो कनिष्क की बौद्ध धर्म के जो प्रति की गई सेवाएं थी वो निसंदेह अमूल्य थी। इसके बाद हम बात करते हैं कनिष्क के कला प्रेमी के रूप में। तो ही वॉज ए ग्रेट लवर ऑफ आर्ट, महान कला प्रेमी था। उसके काल में कला के क्षेत्र में आश्चर्यजनक उन्नति हुई। उसने अनेक शहरों का, विहारों का, स्तूपों का निर्माण करवाया। जैसे आप जानते हैं कि उसने कश्मीर में कनिष्कपुर, जो आज का जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर का, उसके निकट उसने एक नगर बसाया था जिसका नाम कनिष्कपुर रखा गया था। और पाकिस्तान के ज़िले रावलपिंडी में तक्षशिला का शहर जो है सुविख्यात है। और उसने अपनी जो राजधानी थी पुरुषपुर, मैंने आपको बताया था कि कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी, वहाँ पर उसने 400 फीट ऊंचा स्तूप बनवाया था, जिसे देखकर जो विदेशी आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि इतना ऊंचा स्तूप जो है कैसे बनवाया होगा। इसके अतिरिक्त कनिष्क के काल में महात्मा बुद्ध और बोधिसत्वों की मनमोहक मूर्ति बनवाई गई। गांधार और मथुरा ये कला के प्रसिद्ध केंद्र थे उस समय। आप जानते हैं कि गांधार महाजनपद होता था जिसकी राजधानी तक्षशिला होती थी। आप सब इस बात से अवगत हैं। तो ये इस काल के प्रसिद्ध केंद्र थे कला के। और कनिष्क ऐसा पहला शासक था जिसने रोमन शासकों की तर्ज पर भारत में उत्तम कोटि के सिक्के प्रचलित किए। एंड मोस्ट ऑफ द कॉइन्स दे वर इन गोल्ड, सोने के सिक्के उसने जारी किए थे। तो देखिए, भवन निर्माण कला की बात करें, चाहे मूर्ति कला की बात करें, चाहे सिक्के बनवाने की बात करें, तो अद्वितीय विकास हुआ। अगली हम बात करते हैं, जो आखिरी बात है, साहित्य के महान संरक्षक के रूप में। तो ही वॉज अ ग्रेट लवर एंड पैटर्न ऑफ लिटरेचर। उसके दरबार में बहुत से विद्वान, लेखक, दार्शनिक, चिकित्सक जो है सम्मिलित थे। जैसे अश्वघोष, महान नाम है, ग्रेट नेम एसोसिएटेड विद कनिष्क। अश्वघोष उसके दरबार का एक रत्न था। वो एक महान कवि और नाटककार था। उसकी तुलना तो यूरोपीय कवि मिल्टन और कांट से भी की जाती है। और सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ जो उसने लिखा था वो था बुद्ध चरित, द मोस्ट फेमस टेक्स्ट दैट ही रोट। उसमें इसने महात्मा बुद्ध के जीवन का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। इसकी तुलना तो बल्कि रामायण से की जाती है। इसके अतिरिक्त उसने सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण, वज्रसूची और बहुत से सूत्र अलंकार जैसे उसने ग्रंथों की रचना की। इसके अतिरिक्त नागार्जुन उसके दरबार का विख्यात दार्शनिक था। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र की रचना की थी, जिसमें हमें बौद्ध दर्शन यानी बुद्धिस्ट फिलॉसफी की हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त उसके दरबार में एक और महान व्यक्तित्व था जिसका नाम था वसुमित्र। वसुमित्र ने महाविभाष नामक ग्रंथ की रचना की थी। एक प्रसिद्ध चिकित्सक था उसके दरबार में जिसका नाम था चरक। आपने शायद नाम सुना हो, चरक और सुश्रुत। चरक ने चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना की, जो कि आयुर्वेद के विषय में हमें बहुत
बहुमूल्य जानकारी उसमें देता है। तो ये जो है हम कह सकते हैं निसंदेह कि इन सभी विद्वानों ने भारतीय साहित्य को गौरवपूर्ण विरासत जो है प्रदान की थी। तो देखिए कनिष्क की भूमिका अगर हम देखें तो एक योद्धा के रूप की अपेक्षा कला और साहित्य के संरक्षक के रूप में ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण हमें नज़र आती है। और इन बातों से स्पष्ट है कि कनिष्क ने विभिन्न क्षेत्रों में महान सफलताएं प्राप्त की और वास्तव में उसका जो चरित्र था वो प्रत्येक पक्ष से उज्जवल था। जनता की भलाई के बारे में भी सोचता था, साम्राज्य विस्तार के बारे में भी सोचता था, कला साहित्य का संरक्षक भी था। तो निसंदेह वो एक महान शासकों में से एक था। जैसे कि डॉक्टर के.सी. चौधरी एक प्रसिद्ध इतिहासकार भी लिखते हैं कि कुषाण शासकों में केवल कनिष्क ही एक ऐसा नाम छोड़ गया है जिसे भारत में आज भी बहुत प्रेम से उसको याद किया जाता है और भारत के बाहर भी लोग उसे बहुत जानते हैं। एक अन्य इतिहासकार डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी, उन्होंने भी इसी तरह की बात कही है कि कनिष्क भारत में कुषाण राजाओं में निसंदेह प्रभावशाली व्यक्ति है। वो एक महान विजेता, बौद्ध धर्म का संरक्षक, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सैनिक योग्यता थी और अशोक जैसा धार्मिक उत्साह जो है विद्यमान था। तो कनिष्क के बारे में जो क्वेश्चन है ये पूरा हुआ। कुषाण साम्राज्य और कनिष्क, ये आपका जो टॉपिक है ये लास्ट टॉपिक था इस यूनिट का, फर्स्ट यूनिट का, एंड वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट यूनिट। और जो अगली यूनिट होगी वो शुरू करने से पहले हम एक मैप ज़रूर करेंगे। वो है अशोक के बारे में, अशोक का साम्राज्य विस्तार, उसके शिलालेख वगैरह, वो मैप हम पहले उसको करेंगे। तो आज आपकी पहली यूनिट जो है पूरी हो गई है। जिस तरह से माहौल चल रहा है आपने देखा कि 12th के एग्ज़ाम्स जो है कैंसिल हो गए हैं। तो आपको तैयारी अभी रखनी है। अभी यू कांट से, यूनिवर्सिटी का अलग एक सिस्टम है और यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं कुछ क्लासेस के। तो ऐसा लगता है कि शायद आपके एग्ज़ाम होंगे, तो आप अपनी तैयारी ज़रूर रखना। बाकी गवर्नमेंट का कोई भी डिसीजन हो वो बाद में देखा जाएगा। थैंक यू।